आज अपन बात करेंगे, साइंस का टॉपिक है मानव में पोषण। मानव में पोषण किस प्रकार होता है, किस विधि से होता है और किस प्रकार कहां कहां पर कौन सी ग्रंथियों से इस पर श्रवण होता है और उसमें पाचन की क्रिया किस प्रकार होती है, किस प्रकार निष्क्रमण होता है। और ये इस पूरी प्रक्रिया को अपन एक पहले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो देखना, ये देखें, अपन ने पहले ये मुख बनाया है, ये है मुख इसका। मानव में पोषण का अध्ययन कर रहे हैं तो ये मुख है। फिर अंदर की जो तरफ ये मुख गुहा है, ये क्या है, मुख गुहा। देखो, पूरे टॉपिक को कंप्लीट समझने से पहले अपन को इसके डायग्राम को ढंग से समझना पड़ेगा। कौन सा नाम के हिसाब से इसका कौन सी जगह पर कौन सा नाम आ रहा है और वहां पर क्या कार्य हो रहा है इसका। ये आ गई मुख गुहा। फिर इसके बाद में आती है यहाँ पर ग्रसनी। ग्रसनी। फिर ये आती है नलिनोम संरचना, ग्रसिका। ग्रसिका। फिर ये जे के आकार की आकृति में ये जो संरचना दिख रही है आपको है, ये आमाशय। आमाशय। इसके बाद में ये आपकी छोटी आंत, ये बहुत ज्यादा कुंडलित होती है। छोटी आंत ये पूरी छोटी आंत हो गई। फिर देखो, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर मिलती है वहां पर एक उभारनुमा ऐसी संरचना होती है, उसको बोलते हैं वर्मिकुलम अपेंडिक्स। वर्मिकुलम अपेंडिक्स। वर्मिकुलम अपेंडिक्स। ये हो गई छोटी आंत। छोटी आंत। इसके बाद में यहां से बड़ी आंत स्टार्ट होती है। यहां से स्टार्ट होती है बड़ी आंत, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, जिसको एक अन्य नाम बृहदांत्र, बृहदांत्र के नाम से भी जाना जाता है, या इंग्लिश में अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, कई बार इंग्लिश के वर्ड भी साइंस में हुबहू आ जाते हैं, तो इंग्लिश के वर्ड भी अपने को याद रखने चाहिए। इसी प्रकार छोटी आंत, जिसको शुद्रांत्र बोलते हैं, अन्य नाम इसका शुद्रांत्र, ये भी आपको याद रखना है। छोटी आंत का अन्य नाम क्या है, शुद्रांत्र। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में ये बड़ी आंत होगी। फिर ये आता है मलाशय। मलाशय। और ये होता है गुद्दा। देखो, फिर इसमें यहां पर यकृत पाया जाता है। यह है यकृत।
यकृत पाया जाता है। इस यकृत के अंदर पित्ताशय नुमा संरचना होती है। यकृत से ही पित्ताशय में पित्त रस जाता है। तो उसके बाद में यहाँ से ये जुड़कर फिर जाती है इसमें छोटी आंत के अंदर, ये नली, पित्त नली बोलते हैं इसको, पित्त नली। और यहाँ पर इस छोटी आंत के पास में यहाँ पर एक अग्नाशय संरचना पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। यकृत भी ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि। ये हो गया पित्ताशय। पित्ताशय अब देखना आप, ये मैंने मोटा मोटा इसका डायग्राम बनाया है। इसको आप अब समझना पूरे पोषण को। अपन मुख से भोजन करते हैं, तो ये हम यहाँ से मुख से भोजन लिया, फिर कहाँ जाएगा भोजन, मुख गुहा के अंदर। ये देखो होठनुमा संरचना, ये तो क्या हो गई मुख। फिर जो अंदर की कैविटी है ये मुख गुहा हो गई। अंदर की ये जो कैविटी है या गुफानुमा संरचना अंदर, वो क्या हो गई मुख गुहा। इस मुख गुहा के अंदर क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन होता है। मतलब पहले तो उसको चबाया जाता है, भोजन को क्या किया जाता है, यहाँ पर मुख गुहा के अंदर चबाया जाता है। दांतों के माध्यम से भोजन को क्या किया जाए, यहाँ से चबाया जाता है। और इसमें एक एंजाइम होता है, यहाँ लार के अंदर टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, इसको आंशिक रूप से हल्का इसका पाचन करता है और इसको लुगदीनुमा संरचना में बनाता है। इसको कैसी संरचना में बनाता है, लुगदीनुमा संरचना। फिर यहाँ से भोजन जाता है, इसके बाद में भोजन जाता है यहाँ से ग्रसनी के अंदर। भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी ऐसी जगह है जो श्वसन और पोषण दोनों के काम में आती है। ग्रसनी ऐसी जगह है जहाँ सांस भी जाता है। देखो यहाँ नाक से सांस भी आएगा यहाँ पर। ये ऐसी बीच की जगह है जहाँ पर शोषण भी होता है और ये ग्रसनी यहाँ से पोषण भी जाता है। मतलब दोनों काम यहाँ से होते हैं। फिर इसके बाद में शोषण तंत्र अलग हो जाता है और ये आहार वाला ये अलग हो जाता है जो पोषण वाला है। तो यहाँ ये एकमात्र ये जगह है ग्रसनी जहाँ से होकर सांस भी जाता है और भोजन भी जाता है। इसके बाद में भोजन कहाँ पर जाता है, ग्रसिका में। इसमें जाता है भोजन ग्रसिका में। तो ग्रसिका का क्या काम है, ये तो क्या मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम कर रही है। और क्या करती है, ये जो भोजन लुगदीनुमा संरचना बनी है इसको क्या करती है, कर्मांकुंचनी गति के द्वारा। कौन सी गति के द्वारा, कर्मांकुंचनी गति के द्वारा भोजन को कहाँ भेजती है, आगे की तरफ। आगे की तरफ किसमें जाता है भोजन, आमाशय के अंदर। भोजन किसमें जाता है, आमाशय। ये देखो जे के आकार की थैलेनुमा संरचना है, ये क्या है, आमाशय। अब इस आमाशय के अंदर देखो जो इसकी परत होती है वो श्लेष्मल परत होती है। श्लेष्मा पाया जाता है। इस परत के ऊपर क्या पाया जाता है, श्लेष्मा। इस परत के अंदर की ओर श्लेष्मा पाया जाता है। श्लेष्मा, श्लेष्मा से आवृत होती है और इसके द्वारा किसका श्रवण होता है, HCl का श्रवण होता है। किसका श्रवण होता है, HCl का। ये HCl क्या करता है, HCl जैसे ही मान लो आपने खाना खाया और खाने में मान लो कई सूक्ष्म जीव आ जाते हैं जो अपने शरीर के लिए अनावश्यक है, जिनसे बीमारी तक हो सकती है, तो उन सूक्ष्म जीवों को मारने का काम कौन करता है, HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है, इस माध्यम को अम्लीय बनाता है और जो सूक्ष्म जीव या जंतु होते, सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे, तो उनको क्या करता है, मारने का काम करता है। और इसमें क्या होता है, पाचक रस होते हैं। क्या होता है, पाचक रस। ये पाचक रस क्या करते हैं, भोजन को यहाँ पर पचाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। इसके बाद में इसमें कुछ मात्रा में पचा हुआ भोजन पूरा, यहाँ पर ये नहीं है कि आमाशय के अंदर पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन नहीं होता, यहाँ भी आंशिक पाचन ही होता है। यहाँ से पाचन होने के बाद में भोजन आगे कहाँ जाएगा,
सॉरी छोटी आंत में, इसमें जाएगा छोटी आंत में। यहाँ से स्टार्ट हो गई छोटी आंत, ये कुंडलित पूरी संरचना, ये क्या है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लंबाई इसकी होती है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। तो ये बहुत लंबी होती है। देखो 7.5 मीटर यहाँ से बहुत दूरी होती है, लगभग एवरेज अपन 1 मीटर को इतना मानते हैं। तो देख लो यहाँ से लेकर बहुत दूरी तक एक इसकी लंबाई, एक कमरे की पूरी लंबाई मान लो इतनी लंबाई इसकी होती है छोटी आंत की। लेकिन ये क्या होती है? कुंडलित रहती है। अंदर की तरफ क्या होती है? कुंडलित रहती है। ये देखो इस तरीके से कुंडलित रहती है। आपने देखा होगा कई बार कोई पशु वगैरह मरते हैं तो पशुओं को मान लो बाहर कहीं जगह पे छोड़ देते हैं, कुत्ते वुत्ते खाते हैं उनको, तो उनकी वो आहार नाल निकलती है बाहर, तो वो भी सेम अपनी तरह ही उनकी होती है, समकक्षी होती है लगभग। तो वो भी आंत एकदम से पूरी वो कुंडलित हुई हुई निकली होगी, आपने देखा होगा आमतौर पर, क्योंकि कई बार पशु वगैरह मरते हैं तो उनकी आंत अपन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से छोटी आंत में ये जाएगा भोजन। छोटी आंत में मुख्य रूप से पाचन होता है। अधिकांश पाचन भोजन का अधिकांश पाचन कहां पर होता है? अधिकांश पाचन किसमें होता है? छोटी आंत। किसमें होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। भोजन का अधिकांश पाचन किसमें होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। यहां पर देखो एक यकृत ग्रंथि होती है इसके ऊपर की तरफ। इस यकृत ग्रंथि से पित्रस का स्रावन होता है। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि पित्रस का स्रावन किसके द्वारा होता है? उसमें ऑप्शन आपको पित्ताशय भी दे सकता है और ऑप्शन में आपको यकृत भी मिल सकता है और भी कई ग्रंथियों के नाम मिल सकते हैं। लेकिन पित्रस का स्रावन तो किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। पित्रस का स्रावन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। और पित्रस संग्रहित किसमें रहता है? पित्ताशय में। पित्रस का संग्रहण किसमें होता है? पित्ताशय में। और इसके बाद में यहाँ से पित्ताशय से पित्रस पित्त नली के माध्यम से किसमें जाता है? छोटी आंत के अंदर। किसमें जाता है? छोटी आंत के अंदर। ये क्या करता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है? पित्रस वसा के पाचन में सहायक होता है। और इसमें एक अग्नाशय ग्रंथि जुड़ी हुई होती है। छोटी आंत से कौन सी ग्रंथि जुड़ी हुई होती है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में दो हार्मोन होते हैं, एक तो होता है इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि में दो हार्मोन होते हैं, इंसुलिन हार्मोन और दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकेगोन हार्मोन। ग्लूकेगोन हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर दो हार्मोन होते हैं, एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? ग्लूकेगोन हार्मोन। यह हार्मोन किसके अंदर स्रावित होते हैं? छोटी आंत के अंदर। यह हार्मोन किसके अंदर स्रावित होते हैं? छोटी आंत के अंदर। यहाँ से फिर पाचन की प्रक्रिया होती है। इस छोटी आंत में जैसे प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इन सभी चीजों का अधिकांश पाचन कहाँ पर हो जाता है? छोटी आंत के अंदर हो जाता है। फिर यहाँ से छोटी आंत से होता हुआ भोजन पाचित होगा। देखो पाचन होने का मतलब क्या हुआ? वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर और उसमें से आवश्यक पोषक तत्व किसमें चले जाते हैं? ब्लड के अंदर। आवश्यक पोषक तत्व किसमें चले जाते हैं? ब्लड के अंदर, मतलब रक्त के अंदर। यहाँ रक्त नलिकाएं जुड़ी रहती है इसके साथ साथ, तो आवश्यक पोषक तत्व किसमें चले जाते हैं? रक्त के अंदर। और फिर यहाँ से देखो ये भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत से फिर बड़ी आंत के अंदर। यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत के अंदर। तो बड़ी आंत का क्या काम होता है? बड़ी आंत में केवल और केवल कुछ चीजों का ही अवशोषण होता है, ज्यादा पाचन का काम नहीं होता है बड़ी आंत का। कुछ एक चीजों का अवशोषण करती है ये। एक तो जल का अवशोषण। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। और जैसे एल्कोहल का अवशोषण, एल्कोहल का अवशोषण भी कहां पर होता है? बड़ी आंत पर। दवाइयों, कई प्रकार की दवाइयां होती है, उनका अवशोषण भी कहां पर होता है? बड़ी आंत के अंदर। और यहां से फिर बड़ी आंत से भोजन आगे की ओर बढ़ता है और फिर जो
जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको तो अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है यहाँ से किसमें चला जाता है, मलाशय के अंदर। अपशिष्ट पदार्थ के अंदर इकट्ठा हो जाता है मलाशय के अंदर, और यहाँ से मलाशय से आगे फिर इसको गुदा के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ निकाल दिया जाता है, शरीर के बाहर। अपन ने देखा इसमें जो बड़ी आंत होती है, इस बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, और छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। और अपन ने देखो इसमें ग्रंथियां कौन कौन सी देखी, एक तो यकृत ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि क्या करती है, पितरस का श्रवण करती है, और पितरस संग्रहित कहां पर रहता है, पित्ताशय में। फिर और कौन सी ग्रंथि है इसमें देखो, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि का क्या काम है, 2 हार्मोनों का श्रवण करती है। कौन से हार्मोनों का, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन, 2 इसमें हार्मोन पाए जाते हैं, एक तो इंसुलिन हार्मोन और एक ग्लूकेगॉन हार्मोन। यदि अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें रोग हो जाता है मधुमेह। मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं शुगर। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, शुगर रोग, या उसको मधुमेह बोलते हैं। यदि अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग। इस प्रकार अपन ने पाचन पर मोटा मोटा पर अध्ययन किया, और इसके बाद अपन इसमें कोई छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे।